मनोज सिन्हा जी, वो प्रकरण अब भी चल रहा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका बहुत बहुत। अब जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे समय पे बात कर रहे हैं कि दीपावली को कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन एक अलग तरीके का माहौल बनाने की कोशिश फिर से यहां शुरू हो चुकी है, कवायद शुरू हो चुकी है, जहां खासकर जो देश के अन्य इलाकों से आए हैं और यहां पर जो स्थानीय कश्मीरी हिंदू हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उन पर अटैक करने की कोशिश की जा रही है। वहीं से शुरू करते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? आपने इस पर बयान दिया है, पर कुछ लोग इस पर और कुछ कहने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे वही पूछना चाहूंगा। वास्तव में ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं इसको धर्म के नजरिए से नहीं देखता, क्योंकि अगर पीछे के आंकड़ों में आप जाएंगे, ये सच है कि टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं कश्मीरी पंडितों की, कुछ हिंदुओं की, लेकिन कई मुसलमान भी मारे गए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। और कल एक कार्यक्रम में मैंने एक बात कही थी, मुझे लगता है कि आपके बीच मुझे दोहराना बड़ा जरूरी है उस बात को। तालिबान का एक कमांडर और बड़ा कुख्यात था, हत्या करने में उसको कोई संकोच नहीं होता था, कहीं भी करता था, मंदिर में, मस्जिद में, मातम में भी वो हत्या कर देता था, अस्पताल में, स्कूल में। उससे किसी ने पूछा कि ये तुम विवेकहीन हत्या करते हो, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हारे बारे में पब्लिक ओपिनियन बड़ी खराब हो रही होगी? उसने जो जवाब दिया, उसने कहा कि देखिए, हम सड़क नहीं बना सकते, हम स्कूल नहीं बना सकते, हम अस्पताल नहीं बना सकते, हम लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा कर सकते हैं। और वो हमारी पद्धति ये है कि पहले सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा करना, ताकि लोगों को ये लग जाए कि जब तक तालिबान का शासन नहीं होगा सुरक्षित नहीं है। यहां भी कुछ लोग लंबे समय से इसी कोशिश में लगे हैं कि भारत सरकार जितना कर ले, जम्मू कश्मीर प्रशासन जितना कर ले, जब तक कश्मीर हमारे साथ नहीं मिलेगा तब तक अमन चैन नहीं आएगा। ये बेसिक थियरी मुझे लगता है देश को और कम से कम यहां के लोगों को समझना बड़ा जरूरी है। एक भट्ट साहब की हत्या हुई, उत्तर प्रदेश के 2 हमारे मजदूर भाई मारे गए। मैं मानता हूं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, प्रशासनिक तौर पर जो भी उनके परिवारों की देखभाल करनी है वो हम करेंगे, लेकिन ये सच है कि पहले की तुलना में अगर देखेंगे आप तो सिक्योरिटी सिनेरियो काफी बेहतर हुआ है। लोगों की अपेक्षाएं हमसे बढ़ गई जी। अगर पहले का मानक होता जब 30 लोग एक दिन मार दिए जाते थे, उसकी कोई चर्चा नहीं होती थी, वे लोग भी आज सवाल पूछ रहे हैं। अब देश की और सामान्य आदमी की जम्मू कश्मीर में हमसे अपेक्षा है कि एक भी घटना नहीं होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, ये कैसे हो सकता है? कुछ लोग अनावश्यक रूप से ये सवाल उठाते हैं कि 370 और 35 से जब खत्म हुआ था तो ये आश्वासन दिया गया था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। मैं अगर आपसे जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि 5 अगस्त 2019 को 370 समाप्त हुई, उसके 3 साल पहले और 5 अगस्त 2019 के बाद के 3 साल के आंकड़ों को आप देखेंगे तो इनोसेंट किलिंग्स या नागरिकों की हत्या में लगभग आधी गिरावट आई है। सुरक्षा बलों की किलिंग्स में 55% गिरावट आई है। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन, जो पड़ोस के इशारे पर हड़ताल होती थी, बंदी होती थी, पत्थरबाजी में 69 लोग मारे गए थे जी, बिजनेस प्रतिष्ठान नहीं चलते थे, पूरी 3 जनरेशन पढ़ाई से वंचित हो गई हमारे नौजवानों की, वो सब पूरी तरह से नियंत्रित है। आगजनी की घटनाएं, क्या क्या नहीं होता था, वो बंद हो गया है जी। एक ये चुनौती है जिसे हमें पार पाना है। हमारे सुरक्षा बलों ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर मैं इन 10 महीनों की बात करूं तो 162 आतंकवादी, जिसमें लगभग 39-40 फॉरेन टेररिस्ट मारे गए, संख्या उनकी आधी हो गई जी। सीमा पर हमारे सेना के जवान दिन रात प्रहरी की तरह जुटे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन ना हो।
लेकिन अभी कुछ वो ताकतें हैं और खासतौर से हमारा पड़ोसी है जिसको ये बात पसंद नहीं है कि ये अमन चैन क्यों कायम हो रहा है। 1,61,00,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में क्यों आ रहा है, यहाँ डेवलपमेंट के काम क्यों हो रहे हैं। वो जगह जहां कभी काम होते ही नहीं थे, सीनियर अफसर क्षेत्र में जा नहीं सकते थे, वहां गांव गांव तक हमारा छोटा कर्मचारी पहुंच रहा है। ये कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है और इसलिए एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है। हम स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं जी, पर अपने सुरक्षा तंत्र के लोगों से संपर्क कर रहे हैं जी। इसमें हम किस तरह से और आगे बढ़ें कि ताकि कोई घटना न हो, ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। वो सरकारी तंत्र हो, फाइनेंस का तंत्र हो, मैं समझता हूं कि भारत सरकार के पैसे से आतंकवाद को बढ़ावा मिले, ये सिस्टम यहां चल रहा था। इन सब स्रोतों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और अब हमारी कोशिश है कि बेहतर तालमेल बैठा करके इकोसिस्टम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि शांति खरीदने में हमारा विश्वास नहीं, शांति स्थापित करने में विश्वास है। और मुझे एक बात आपको और बतानी है और आपके माध्यम से देश भर के लोगों को बतानी है कि जहां हम आतंकवाद और आतंकवादियों और उनके पनाहगारों के खिलाफ सख्त हैं, वहीं ये भी निर्देश हम सुरक्षा बलों को दिए हैं, किसी भी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और मुझे संतोष इस बात का है कि अभी तक किसी घटना में किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ गोली नहीं चली है। लेस मात्र भी संदेह हुआ तो जांच करके कानून के अंदर जो कठोरतम कार्रवाई है वो की गई है। पर एलजी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस, जैसे आपने कहा इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम को हवा देने वाले और इसको बढ़ाने वाले कुछ लोग हैं और इनमें से अनायास से आवाजें निकलती हैं कि बाहरी लोग आपके काम को ले जाएंगे, यहाँ लोगों में ऑफ जस्टिस नहीं है, ये बात भी कहने वाले हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि इनको कंट्रोल करने की आवश्यकता है? आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि जो लोग अनावश्यक बयानबाजी करके स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि अब कानून को उनके बारे में भी विचार करना होगा। आतंकवाद में सीधे जो लिप्त हैं, जो उस इकोसिस्टम के हिस्सा हैं, उन पर तो हम कार्रवाई कर ही रहे हैं। अब हमें ये विचार करना होगा कि जिनके बयानों से आतंकवाद बढ़ता है या समाज में विद्वेष की भावना फैलती है, तो जो भी वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, उन अधिकारों का उपयोग हमें करना होगा। कितना मुश्किल है इस माइंडसेट को हवा देने वाले, जिन्होंने 3-4 दशकों से एक माइंडसेट, एक मानसिकता मुझे लगता है कि मैं मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सामान्य रूप से यहाँ का आम आदमी उससे बाहर निकल चुका है। यहाँ का युवा बदलाव देखना चाहता है, यहाँ का युवा अब स्टार्टअप की ओर बढ़ना चाहता है, इनोवेशन की ओर बढ़ना चाहता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गांव-गांव में, हर इलाके में स्पोर्ट्स, जिस तरह से पिछले साल 17.5 लाख नौजवानों ने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, इस साल 35 लाख लोग पार्टिसिपेट करें, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को रोजगार मिले, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। अभी चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो या तिरंगा यात्रा हो, वे स्थान जो दूसरे कारणों से जानते थे, वहां 8-8 हजार, 10-10 हजार लोग तिरंगा लेकर के भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे। गांधी जयंती के अवसर पर बच्चों ने जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में भाग लिया है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। उनका माइंडसेट बदल रहा है। कुछ लोगों की जागीर खतरे में पड़ गई, उनको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, वो हवा देने में लगे हैं। और ये किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि जम्मू कश्मीर की स्थिति को किसी प्रकार से वो बिगाड़ने की कोशिश करें। आपको भी कार्यकाल में काफी थोड़ा अब समय भी हुआ है और काफी चैलेंजेस से आप गुजरे हैं, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। कहीं आपने देखा कि इस इकोसिस्टम ने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी अपनी जड़ें जमा ली थी, जिसकी वजह से काम डिले? मैंने आपको पहले ही कहा कि सरकारी मशीनरी में भी ये लोग घुस गए थे। उन्हें भी चिन्हित करके इस तंत्र से बाहर करने की कोशिश हुई है। एक सफाई अभियान 42 लोग निकाले गए और जो लोग भी इस तरह का काम किए हैं, कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित करने का काम लगातार जारी रहेगा और सिस्टम से बाहर उन्हें किया जाएगा। एक और है कि स्कूलों में
एजुकेशन सिस्टम में भी आज ही आपकी एक हायर एजुकेशन काउंसिल की मीटिंग की अध्यक्षता की आपने, बहुत यूनिक पहल है वो। पर इस एजुकेशन सिस्टम में भी ये घुसे हुए थे और जहां पर इनको अलाउ किया गया था कि ये घुस जाएं और वहीं से ब्रेन वॉशिंग का ये काम शुरू हो जाए, तो उसकी भी हर लेवल पर उसकी पूरी चिंता की गई है। अब करिकुलम हमारा चाहे वो स्कूल एजुकेशन का हो चाहे हायर एजुकेशन का, वो पूरी तरह से बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर पैदा करने वाला बनाया गया है। कोशिश थी कि यहाँ के बच्चों को दूसरी राह पर ले जाने का, एक अलग टेम्पर की कोशिश, वो उससे मुक्त हो गया है करिकुलम। और उस क्षेत्र में भी जो मानिंद लोग हैं विशेषज्ञ इन क्षेत्रों के, वो दृष्टि में है। और मैंने कहा कि वो कोई भी क्षेत्र हो जो आतंकवाद या उससे संबंधित गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करेगा, कानून अपना काम करेगा। मैं श्रीनिवास जी से बात कर रहा था, DARPG के जो सेक्रेटरी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, और हाँ, तो वो जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे ये 200-300 जो ट्रक भर के जाती थी सेक्रेटेरिएट कंबाइन हो, ई गवर्नेंस की बात कर रहे थे। उन्होंने एक और बात कही कि आप, जम्मू एंड कश्मीर इज द यूनियन टेरिटरी, इज वन ऑफ द फर्स्ट टू कंप्लीट द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। जरा इसके बारे में बताइए, ये क्या इनिशिएटिव है और इसमें क्या है? हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस, श्रीनिवास जी आए थे, प्रारंभ किया था। आपस के जिलों में हमने कंपटीशन करा दिया है। गुड गवर्नेंस कहाँ है? पुलवामा, जिसकी चर्चा दूसरे कारणों से होती थी, आज वो पहले स्थान पर आया है। 10 पैरामीटर से 58 मुद्दे हैं जिन पर हम तय करते हैं। तो एक आपसी प्रतिद्वंदिता की भावना से, स्वस्थ प्रतिद्वंदिता की भावना से जिले काम कर रहे हैं। हम तो उसके नीचे भी जाना चाहते हैं। पंचायत और ब्लॉक लेवल पर भी गुड गवर्नेंस का इंडेक्स हम आने वाले दिनों में लागू करना चाहते हैं। बल्कि बांदीपुरा एक जिला है जहाँ के DC ने अपने यहाँ इसको शुरू कर दिया है, तो पूरे यूटी में इसे हम फैलाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये स्वस्थ कंपटीशन लोगों को प्रेरित करता है अच्छा काम करने के लिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो एंटी एलिमेंट्स हैं जिनका एजेंडा पिछले 30 दशकों से चल रहा था, वो आप इस काम को डीरेल करने की कोशिश अंदर से करते हैं, और क्योंकि उन्हें खुली छूट दी जाती है, आप जानते हैं वो कौन है, लोग जानते हैं वो कौन है, फिर भी वो प्रॉस्पर कर रहे हैं चाहे किसी भी लेवल पर, ये एक इम्पेडिमेंट है, एक हर्डल है? नहीं, स्वाभाविक रूप से मैंने पहले ही जिक्र किया कि हमारे पड़ोसी को भी और उस पड़ोसी के इशारे पर काम करने वाले लोगों को भी ये बात रास नहीं आ रही है। जहां कभी कोई जाता ही नहीं था, वहां सामान्य कर्मचारी पहुंच रहा है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी रोज बच्चे पढ़ रहे हैं, दुकानें रोज खुली हुई हैं। देश भर से ही नहीं बल्कि देश के बाहर से भी लोग आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आ रहा है। शोपियां और पुलवामा में सिनेमा हॉल चल रहे हैं। श्रीनगर में जो उद्घाटन मल्टीप्लेक्स शुरू हो गया। बाकी जिलों में भी ये योजना है कि इन्हें जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। तो इन लोगों को ये बात पच नहीं रही है, ये कोशिश कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं जिनको लग रहा है कि साहब ये क्या हो रहा है, तो वो भी किसी न किसी रूप में डिरेल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सामान्य आदमी का जब भरोसा है तो हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे और मुकाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान की जो FATF की जो ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की एक प्रक्रिया है, उसका लगता है आपको जम्मू कश्मीर पर कोई असर पड़ेगा, या कहीं ना कहीं आपको एक कंसर्न है कि बहुत सारी चीजें जो आपने अब यहाँ भी लोगों को समझ में आ रहा है कि हमसे सटा हुआ वो इलाका जहाँ बिजली के कभी कभी दर्शन होते हैं, लोग बीमार होते हैं तो दवा का प्रबंध नहीं है, एम्बुलेंस दिखती ही नहीं है, जहाँ की इकॉनमी आज पूरी तरह से चरमरा गई है, भोजन के लिए भी और वस्त्र के लिए भी पर्याप्त इंतजाम नहीं है, तो यहाँ भी लोग इस बात को समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर दुनिया की भी नजर है कि कौन सा देश आतंकवाद को बढ़ाने में मदद कर रहा है, और हमारा विदेश मंत्रालय इन सब चीजों पर सतर्क निगाह लगाए रहता है और तदनुरूप कार्रवाई भी करता है। अब जरा जम्मू की बात करते हैं, क्योंकि जम्मू में मैं गया था और स्मार्ट सिटी का काम काफी जोरों से चल रहा है। वहां पर कई लोगों की बहुत सारी डिमांड्स हैं, रिक्वेस्ट हैं। सबसे बड़ा उनका इशू ये है कि वहां पर जो सेटलमेंट्स हुई हैं, जो फोर्स्ड सेटलमेंट्स हुई हैं, जिसकी वजह से स्थानीय परेशान है। वो कह रहे हैं कि जब तक आप इसको क्लियर नहीं करेंगे तब तक
एक दो तीन मुद्दे हैं जो जम्मू वासियों ने कहा था और मैंने उनसे ये वादा किया था कि जब आपसे भेंट होगी तो मैं ये बात आपसे उठाऊंगा। तो सबसे पहले इन सेटलमेंट्स की बात है, तीन मुद्दे हैं। बात मैं आपको बताऊं जी। कि यहाँ के लैंड लॉज बड़े रिग्रेसिव थे और उसमें कुछ हमने बदलाव कर दिया है। जैसे एक कानून था कि अगर आर्चर्ड लगाना है तो रेवेन्यू मिनिस्टर की परमिशन लेनी है, काटना है तो भी लेनी है। तब लगाने के लिए जम्मू कश्मीर में किसी को परमिशन की कोई जरूरत नहीं, काटने के लिए है। 4 कैनाल से कम जमीन है तो आप हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकते हैं। एरिया वाइज भी डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश, वो सब खत्म कर दिया है। लेकिन लैंड लॉज में जैसे गैर मुमकिन खड्डे, जहां 50 साल से पानी नहीं गया, वहां भी जो भूस्वामी है, जमीन का मालिक, वो कुछ नहीं कर सकता था। उस कानून को भी बदला है। जो लोग 47 में आए उन्हें कुछ जमीन भी दी गई, अधिकार भी दी गई। 65 के बाद जो लोग आए उनकी कठिनाई से मैं वाकिफ हूं। उसका गहन अध्ययन करके उसका तरीका क्या हो सकता है, इस पर हमने एक दिमाग बना लिया है और मैं उनको भरोसा देना चाहता हूं कि शीघ्र उनकी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। रोहिंग्यास को लेकर भी कंसर्न्स हैं क्योंकि उनको वहां जबरदस्ती बसाया गया। जब उन्हें बसाया गया और उनके वहां रहने से स्थानीय को लगता है कि एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पिछले वर्ष एक अभियान चलाया गया था और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जमीन, जम्मू कश्मीर की नौकरी जम्मू कश्मीर के लोगों की है और बाहर के लोग आएंगे तो स्वाभाविक रूप से दूसरे देशों के लोग आकर के बसेंगे तो कठिनाई होगी। जो लोग 47 में आए, 65 या उसके बाद आए, पूरे देश ने उनको जिस तरह से स्वीकार किया, जम्मू कश्मीर को भी उसी तरह स्वीकार करना चाहिए और उनको वो सब हक और अधिकार 5 अगस्त 2019 के बाद देश की संसद ने दिया है, वो इन लेटर एंड स्पिरिट लागू हो, इसकी हर व्यवस्था की जाएगी। आखिरी 2-3 प्रश्न हैं एलजी साहब। फर्स्ट, कि जम्मू का इम्बैलेंस रहा है हिस्टोरिकली, क्योंकि जमीन और भूभाग देखें तो वो बड़ा है लेकिन डेवलपमेंट इंडेक्स पे वो डाउन था। तो क्या उसको बैलेंस करने की कोशिश हो रही है? देखिए, एक उस पूरे डिस्ट्रिक्ट ये जम्मू के लोगों की शिकायत रही है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, बजट में भी, डेवलपमेंट में भी। तो एक बात तो मैंने बहुत पहले कहा था आते ही कि जम्मू और कश्मीर दोनों हमारी 2 आंखें हैं और दोनों को बराबर दृष्टि से देखना है। और कनेक्टिविटी का जहां तक सवाल है, जम्मू के कुछ दुर्गम इलाके वास्तव में अच्छी सड़कों के न होने के कारण वहां भी बहुत ही अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, अनएक्सप्लोर्ड है। और वहां ये काम बड़ा तेज गति से हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में सड़क बनने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन मैंने जैसे पहले ही कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के काम चल रहे हैं, उसमें जम्मू रीजन में पर्याप्त काम है। अब लोग व्यग्र हैं कि जल्दी बन जाए। जी, यहाँ की भौगोलिक चुनौतियों को, टोपोग्राफी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा समय लगता है, लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि आने वाले 2 वर्षों में जम्मू रीजन की भी कनेक्टिविटी पूरी तरह से बेहतर हो जाएगी। लगभग हर हाईवे पर या कटरा से जो दिल्ली, सब पर काम शुरू हो गया है। जो हमको फैसिलिटेट करना है वो हम कर रहे हैं। कनेक्टिविटी के बाद जम्मू में भी टूरिज्म बढ़ेगा। जी, टूरिज्म पे मैं और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जिस तरह से आ रहा है, जी, जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम हमारी आई थी, आपको ये बात जानकारी में होगी आपके कि आजादी के बाद से लेकर 1-1.5 साल पहले तक कुल 14-15 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था। आज हमारे पास 36,000 करोड़ के प्रस्ताव ऑलरेडी हैं, 56,000 करोड़, हाँ। जिसमें से 38,000 की ग्राउंड ब्रेकिंग हम कर चुके हैं। अभी हमने रोक दिया प्रस्ताव और हमारे पास है जो नई जमीन हमने एक्वायर की है, जो लैंड बैंक बना है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, इस काम पर हम फोकस कर रहे हैं। 2-3 महीने में वो काम खत्म होगा तो वो अलॉटमेंट भी करेंगे। कई इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन शुरू हो गया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि, और जम्मू रीजन में काफी मात्रा में इंडस्ट्री आ रही, बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, तो मुझे लगता है इससे रोजगार भी बढ़ेगा, संपन्नता भी आएगी और आने वाले वर्ष में कश्मीर कन्याकुमारी से रेल से जुड़ जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये सब कठिनाइयां भी समाप्त हो जाएंगी। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि अब जम्मू की एयर कनेक्टिविटी जो थी, 4-5 फ्लाइट चलती थी, आज फ्लाइट की संख्या बढ़ रही है। एक छोटा निर्णय हमने किया
वैट कम कर दिया हमने एयर टरबाइन फ्यूल पर 1% कर दिया। अब श्रीनगर में 100 से ज्यादा फ्लाइट चल रही है, जम्मू में 40 से ज्यादा चल रही है। आने वाले दिनों में और बेहतर होगी। नए टर्मिनल के लिए जमीन जम्मू में दे दी है, उसका एयरपोर्ट अथॉरिटी टेंडर करेगी तो नया टर्मिनल भवन भी वहां बन जाएगा। श्रीनगर की भी कैपेसिटी हम ऑगमेंट कर रहे हैं, तो चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, और आगे मुझे लगता है कि बहुत सारे दुर्गम स्थान हैं जहां रोपवे बनाने का एक अभियान हम शुरू करेंगे। और पहले खासतौर से वैली में वाटर कनेक्टिविटी भी थी, उसके भी रिवाइवल पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो वो जो ओल्ड एक वाटर सिस्टम्स हुआ करते थे जो ड्राई हो गए, तो उसको रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। एक और है कि कश्मीरी पंडित एंड कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी वो रीसेटलमेंट की बात कर रहे हैं, और वहां पर एक डिफरेंस है कहीं ना कहीं, आप प्लीज बताइए। वह जहां प्रशासन ये कह रहा है कि आप आइए और जहां आपके पुश्तैनी गांव हैं जहां थे आप आकर वहां बसिए, उनका ये कहना है कि उन्हें ऑन ब्लॉक एक जगह पर बसाइए ताकि उनका एक इलेक्टोरल वेट हो, ताकि उनकी बात नंबर्स के बेसिस पे सुना जाए। आपके पास भी सुझाव आए होंगे। मैं आपको दो बात बताऊं, इसको पहले अलग करते हैं जी। एक हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं लगभग 6000 के आसपास, जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं जिन्हें आप पंडित कहते हैं, और 3000 माइनॉरिटी के लोग हैं जम्मू रीजन के जो है काम करते हैं। जी। पीछे जब राहुल भट्ट की हत्या हुई थी या रजनी बाला शिक्षिका, तो स्वाभाविक रूप से एक आक्रोश, एक भय था लोगों में, और उनसे बातचीत भी मैंने की, निरंतर बातचीत की। एक सेल बनाया अपने ऑफिस में, उनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, और जो उनके इश्यूज थे वो हमने काफी हद तक लगभग सभी रिजॉल्व कर दिए। अब घर तुरंत हम दे नहीं सकते, लेकिन अभी इस महीने में ही करीब 1500 घर हम उनको देने जा रहे हैं। आने वाले 1 वर्ष 1.5 वर्ष में जो प्लान था, कभी जमीन नहीं मिलती थी तो नहीं बनता था, वो सब हम पूरा कर लेंगे। वहां क्लस्टर सिक्योरिटी रहे जी, और दूसरा कि रिमोट एरिया से हटा करके उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर, या बहुत रूरल डेवलपमेंट का कोई कर्मचारी है तो अब वो शहर में नहीं आ सकता है, तो नियरेस्ट सेफेस्ट जगह पर पुलिस से इवैल्यूएशन करा करके उनकी तैनाती की है। और तीसरी बात की साइट में किसी की तैनाती नहीं है। अच्छा, अकेले कोई एक जगह नहीं है, वहां 2-3 और समाज में यहां भी एक बड़ी संख्या है जी, कश्मीर में भी, जो चाहती है कि वो रहें, शांति से रहें, काम करें। कुछ बहुत थोड़े से लोग हैं जो इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं। एक उनका बड़ा मसला था पीएम पैकेज के इम्प्लाई का, क्योंकि वो सुपर न्यूमररी अपॉइंटमेंट हुआ था जी, तो उनको एक बात लगती थी कि हमारा प्रमोशन बाकी लोगों की तरह नहीं हो रहा है, तो वो भी हमने कर दिया है। जो डिपार्टमेंट में होने थे वो कर दिए गए। नॉन गजेटेड से जिनको गजेटेड होना था वो पब्लिक सर्विस कमीशन तक जाना था, तो सभी डिपार्टमेंट से अपनी रिकमेंडेशन वहां भेज दी है। जब ये अपॉइंट हुए थे जिस ईयर में, उसके 1 साल पहले का प्रमोशन अभी 3 महीने में हो जाएगा, उसके बाद इनका भी हो जाएगा। तो उनकी समस्याओं पर हमारी नजर है, और पूरे संवेदनशील ढंग से। खासतौर से मैं ये मानता हूं कि जिस एरिया में जो माइनॉरिटी का आदमी है उसके हितों की रक्षा करना ये प्रशासन का प्राथमिक दायित्व है। तो ये हमारा दायित्व है, हम पूरी तरह से संवेदना के साथ उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। एक यहाँ कानून था जो इम्प्लीमेंट नहीं होता था, कई लोग जमीन घर बार छोड़ करके, तो अभी तक काफी जमीन हमने रिट्रीव की है। कई पोर्टल खोला था ना कि आपको पोर्टल वो अभी फंक्शनल है, और कई चीजें जो है वो रेवेन्यू कोर्ट में, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है जी। जैसे कोई कह रहा कि ये डिस्ट्रेस सेल हो गई हमारी, जबरदस्ती धमका के ले लिया गया, तो उसको भी हम देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हर तरह से हमने कोशिश की है। और जो बात आपने कही, तो कुछ बड़ी टाउनशिप यहाँ बनाने के अंतिम चरण में हम हैं। जिस दिन उसका शिलान्यास होगा आपको निमंत्रण में जरूर, मैं तो जरूर आऊंगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब तक एक, मैं आपकी बात समझ गया, उनकी भावना भी मैं। वही अगला प्रश्न आता है कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया हो गई, नेता कह रहे हैं चुनाव कब कराएंगे, मीडिया पूछ रही है चुनाव कब कराएंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जनता क्या चाहती है? जनता एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड जम्मू एंड कश्मीर थोड़े टाइम के लिए चाहती है, या जनता भी चाहती है कि फिर से नेता आ जाएं और कंट्रोल एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास चला जाए? इस एक प्रश्न में कई सवाल आपने जी दिए।
एक एक करके मैं बताता हूं। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। डिलिमिटेशन कमीशन के जो नॉर्म्स हैं, मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। लंबे समय बाद मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्म्स के आधार पर डिलिमिटेशन हुआ है। चुनाव कब होंगे, संसद में ये बात देश के गृह मंत्री जी ने कई बार कही कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, देन इलेक्शन, देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। तो अब इलेक्शन का टाइम आ गया है। अब काफी पुरानी वोटर लिस्ट है, मतदाता सूची जी। तो जब भी कोई नया चुनाव होता है तो मुझे लगता है कि नए मतदाताओं का इनरोलमेंट आवश्यक होता है। वो काम चल रहा है। नवंबर तक चुनाव आयोग ने वो समय दिया हुआ है। तो एक बार मुझे लगता है कि मतदाताओं के पुनरीक्षण का, उनके इनरोलमेंट का काम खत्म हो जाए। चुनाव कब होंगे ये तारीख चुनाव आयोग तय करती है, जो एक भारत में संवैधानिक संस्था है और अब तक बहुत बेहतर काम किया है हमारे चुनाव आयोग ने। प्रशासनिक तौर पर जब हमसे सलाह मांगी जाएगी जरूर हम सलाह देंगे, और कानून व्यवस्था या सुरक्षा की स्थिति की दृष्टि से यहां चुनाव आयोग जब भी निर्देश देगा हम चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कुछ लोगों को जान के अगर नासमझ बन रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको समझाया नहीं जा सकता है। किसी की आंख है, नहीं देख रहा है तो उसको कैसे दिखाएंगे। अगर किसी को नहीं दिखाई पड़ा तो उसको चश्मा लगा सकते हैं। कुछ लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। तीसरी बात, जनता क्या चाहती है। मुझे लगता है कि मेरा हक नहीं है कि जनता क्या चाहती है इस विषय पर मैं राय रखूं, लेकिन आपसे मैं एक अनुरोध जरूर करूंगा कि आप आए हैं तो जरा जनता से बात करिए और जनता की क्या राय है ये देश को जरूर बताइए। जी, जनता की राय ये है कि ऑल्टरनेटिव लीडरशिप को और ज्यादा बढ़ाने की और उसको जगह देने की जरूरत है। जो ट्रेडिशनल लीडर्स हैं उनको थोड़ा सा वो आप जनता की राय देश को बताइए। अंतिम प्रश्न आपसे, दीपावली आप कहाँ मना रहे हैं और आप वापस उत्तर प्रदेश गांव अपने जाएंगे या अपने घर जाएंगे, बिहार जाएंगे, या फिर मैं दिवाली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और दीपावली में डल के किनारे मना रहा हूं। कहीं दिया की दीपावली हो रही है। हाँ। हम लोग डल की दीपावली दल के सामने दिया जलाएंगे जी। वाह। तो प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं अटकलें लग रही हैं कि वो अयोध्या जाएंगे, आप कह रहे हैं कि आप दल में दीपावली मनाएंगे दिया के साथ। प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम मुझे नहीं मालूम है। सामान्य आपने देखा है कि हर बार दीपावली पर वो देश के सैनिकों के साथ रहे हैं। तो उनका अपना एक नजरिया है और मैं समझता हूं कि मुझे कोई उस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग जरूर डल के किनारे श्रीनगर के लोगों के साथ, वैली के लोगों के साथ दीपावली मनाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर और आने वाले समय में आर्थिक रूप से संपन्न हो। बिल्कुल, दीपावली पर यही प्रार्थना मेरी है भगवान से। जी, आपको भी दीपावली की बहुत शुभकामना। दीपावली मंगलमय हो आपको, आपके पूरे चैनल को, पूरे देश को, पूरे जम्मू कश्मीर को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।